बेटा जी, क्या आपने कभी थोड़ा सा भी सोचा है कि भाई आपके पास जब धूल है जो इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा रहती है, वो नीचे तो गिरती है, ग्रेविटी है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारे फैन के ऊपर भी चढ़ जाती है, चिपकती है ना? क्यों? आप बोर्ड के ऊपर लिख कैसे पाते हैं, या वाइट बोर्ड के ऊपर हम मार्कर से कैसे लिख पाते हैं, या जब हमें सफाई करनी होती है किसी चीज़ की, जैसे डोरमेट वगैरह, उसको हम दे धड़ाधड़ से पीटते क्यों हैं? ये सारी चीज़ें क्या साइंस से रिलेटेड हैं डे टू डे लाइफ में? आपकी सब्जी बनाने से लेके चाय तक, आपके दवाइयों तक, बहुत सारी जगह पर डे टू डे लाइफ में आपने देखा भी होगा, बहुत सारी आपकी मेडिसिन के ऊपर, स्पेशली कफ सिरप्स वगैरह जो हैं उन पे लिखा होता है, इवन आपकी स्लाइस वगैरह पे भी कि शेक वेल बिफोर यूज़। क्या उसके पीछे कोई साइंस है? तो इन्हीं सभी चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए एक छोटी सी यूनिट है जो फिलहाल सीबीएसई ने बुक से उड़ा रखी है, लेकिन सीयूईटी में, नेट में, जेई में हर जगह इसके क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी यूनिट है और नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे फिलहाल। जैसे आप देख पा रहे होगे कि सरफेस केमिस्ट्री में शुरुआत करेंगे सरफेस से। सरफेस क्या है? तो सरफेस है आपके पास कोई भी बाउंड्री, जैसे ये भी एक सरफेस है आपके पास, कोई भी बाउंड्री जो दो अलग अलग फेजेस को सेपरेट करती है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी तो लेके जाना है। दो फेजेस को सेपरेट करने वाली बाउंड्री को ही आपके पास क्या नाम दिया जाता है? सरफेस। अब सरफेस केमिस्ट्री क्या होगी? तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करेगी इनकी प्रॉपर्टीज के साथ। किसकी प्रॉपर्टीज के साथ? सरफेस पे होने वाली रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज के साथ, उनके अंदर होने वाले चेंजेस के साथ, भाई उनके अंदर होने वाली क्या क्या आप अपने पास से प्रोसेसेस ला सकते हो उनके साथ। वो जो कहां पे काम करें? किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी इंटरफेस पे। इंटरफेस तो समझते ही हो, जहां पर दो आपके पास फेजेस एक साथ आते हैं, और जहां पे दो फेजेस एक साथ मिलते हैं उसी को आपने क्या नाम दिया है? सरफेस। तो बेसिकली सरफेस क्या है? बाउंड्री है, और उसके ऊपर होने वाले जो भी चेंजेस हैं वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उसको कैसे कैसे आप इंपैक्ट डाल सकते हैं, वो सारी स्टडी आपके पास किस में आएगी? सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री फर्दर 3 हिस्सों में बांटी जाती है हायरार्की के हिसाब से। सबसे पहले आपके पास आता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आता है आपके पास कोलॉइड्स, और उसके भी बाद आता है आपके पास कैटालिसिस। सबसे पहले एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में आप क्या क्या देखते हैं? भी बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे इस चैप्टर में, इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे कि फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन आएगी, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेनली ये 3 फैक्टर्स आपके पास कहां देखने आपको? एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। कोलॉइड्स में आप क्या क्या देखेंगे? भी कोलॉइड्स की डेफिनेशन और उसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन, भी मैक्रो है, माइक्रो है, भी प्रिपरेशन के बेसिस पे सारी चीजें। फिर उसकी प्रिपरेशन एसोसिएटिव है, डिसोसिएटिव है, आएगा सब कुछ इसी में। उनकी प्यूरिफिकेशन जिसमें डायलिसिस वगैरह आएंगे, एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रॉपर्टीज, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, सुने हुए सारे के सारे बिल्कुल। सबसे लास्ट में आता है कैटालिसिस, जिसमें आप बात करेंगे भाई डेफिनेशन की, बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, भाई किस तरीके से आपके पास कैटालिसिस यानी कि जो कैटलिस्ट काम करते हैं वो क्या होते हैं, भाई उनको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, केमिकली वो कैसे काम करते हैं। जब आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया है तो इसको समझना काफी आसान रहेगा आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन शुरुआत करते हैं एडजॉर्प्शन से और एब्जॉर्प्शन से। जब आप एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से शुरुआत करोगे तो सबसे पहले क्या देखना है? बेसिक टर्मिनोलॉजी। जब आप बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करोगे बेटा जी, तो सबसे पहले वर्ड आएगा एडजॉर्प्शन। सरफेस तो आ ही चुका है, सरफेस के बाद आपके पास टर्म आएगा एडजॉर्प्शन, लेकिन इससे पहले भी एक छोटा सा कीवर्ड और आपको जानना है, दैट इज बल्क। तो आपके पास जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, वो बेसिकली क्या है आपके पास? यहां से ऐसे इस टाइप से, ये क्या है आपके पास? जो चारों तरफ से, ये नहीं कि जो सिर्फ ऊपर ऊपर है भाई, ये जो टच कर रहा है कंटेनर के साथ, ये कोई लिक्विड किसी कंटेनर में डाल रखा है, तो बेसिकली ये सारा क्या आपके पास जो ब्लैक कलर में आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, सरफेस। और सरफेस के अंदर जो भी आपने भर दिया है, ये जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं आपके पास, जो भी अंदर वाले पार्टिकल हैं सारे के सारे, वो क्या है आपके पास? बल्क। तो दो चीजें, एक सरफेस और दूसरा क्या है आपके पास? बल्क। यहीं से अब बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होगी। सबसे पहले एडजॉर्प्शन, साउंड पे ध्यान देना, एडजॉर्प्शन मिलते जुलते हैं लेकिन डिफरेंस वो होता है बेटा जी। एडजॉर्प्शन मतलब किसी भी चीज का आके सरफेस के ऊपर अटैच हो जाना, जैसे ये सारे का सारा जो लिखा हुआ है दैट इज एडजॉर्प्शन। ठीक है जी, पंखे के ऊपर आपके पास मिट्टी का चिपक जाना है, एडजॉर्प्शन। ठीक है,
तो एडजॉर्प्शन क्या है, किसी भी पर्टिकुलेट सब्सटेंस का, मैटर का आपके पास सरफेस के ऊपर अटैच होना। दूसरा एब्जॉर्प्शन, ध्यान देना बेटा, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब चीजें सरफेस पर अटैच होते हुए कहां चली जाएं, बल्क। ऐसा तो नहीं हो सकता सीधा बल्क में चली जाएंगी, ऑब्वियसली बात है सरफेस से होते हुए जाएंगे। आपको गैस से चली तो गई, अरे नहीं यहां से जाऊंगा तो ये भी तो सरफेस ही था ना बेटा। तो जब सरफेस से होती हुई चीजें बल्क में एंटर कर जाती हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एब्जॉर्प्शन। और ये जो एंट्री है वो यूनिफॉर्म होती है। करेंगे बात इस पे, अभी कुछ सेकंड रुक जाओ। अगला है एडजॉर्बेट, बेसिक टर्मिनोलॉजी में तीसरा टर्म एडजॉर्बेट, जो भाई आके आपके पास से चिपके हैं, जैसे स्टार के पार्टिकल्स हैं, यही तो आके चिपके हैं किस पे, सरफेस पे। तो जो चिपकते हैं दैट इज एडजॉर्बेट। और जिस मटेरियल के ऊपर चिपके हैं, अटैच हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेट जो चिपके हैं, एडजॉर्बेंट जिस पर आके अटैच हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी ऐसा चेंज सरफेस के ऊपर जहां पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो जाए। एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, ऐसे लिए एक बेसिक सा टर्म आएगा आपके पास सॉर्प्शन। और लास्ट में डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन बेसिकली आपके पास रिवर्स है किसका, एडजॉर्प्शन का। तो नेक्स्ट टर्म विल बी आपके पास डिजॉर्प्शन विच डिफाइंस इट इज रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बेसिक से टर्म्स हैं, होपफुली बेसिक सी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको सारे समझाए हैं। आपके दिमाग में काफी चीजें गई भी होंगी, एक बार प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा जी जो चीजें आपने अभी अभी पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा बेटर तरीके से और भी थोड़ा सा कंसाइजली और जल्दी से करते देखते। एडजॉर्प्शन क्या था, तो अभी अभी बात हुई, जो समझाए थे बेसिक की टर्म्स बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, उसी को थोड़ा सा लिख दिया। क्या, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ आइदर सॉलिड और लिक्विड। और यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निकल टर्म आपके पास, ओक्लूजन। देखो सॉलिड और लिक्विड पे एडजॉर्प्शन हो सकता है, गैस के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल को चिपकाना है और गैस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड की एनर्जी आपके पास काफ़ी कम होती है, लिक्विड की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा, गैस की एनर्जी आपके पास और भी कम। सॉलिड की एनर्जी, सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉलिड की एनर्जी सबसे कम, लिक्विड की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा और गैस की एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो जो पहले से बहुत ज़्यादा मूवमेंट में, उसके ऊपर चीज़ को चिपकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये भी गैस है, बहुत जल्दी घूम रही है, इसके ऊपर आपको चीज़ को चिपकाना है, थोड़ा सा मुश्किल। तो आपके पास सॉलिड और लिक्विड के ऊपर एडजॉर्प्शन ईजिली अवेलेबल होता है, लेकिन गैसेज आपके पास हमेशा एडजॉर्ब कराई जाती हैं ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैस को आपके पास एडजॉर्बेट बनाना आसान है, एडजॉर्बेंट बनाना मुश्किल है। तो यहीं पर एक छोटा सा टर्म आता है आपके पास ओक्लूजन, और ओक्लूजन क्या कहता है भाई, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन आइदर सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म है आपके पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जब पार्टिकल आपके पास बल्क के अंदर चले जाएं सरफेस पे होते हुए। जैसे आपको बताया था भाई ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, और ये जो बीच का एरिया आपके पास, ये क्या है, आपके पास बल्क है। तो पार्टिकल अगर सिर्फ सरफेस पे ही चिपकते रहें, सिर्फ सरफेस पे, तो आपके पास होगा एडजॉर्प्शन। लेकिन यही पार्टिकल अगर यहाँ बल्क में भी आ जाएं, सरफेस पे चिपकने के बाद ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, अगर पार्टिकल बल्क के अंदर घुस गए हैं तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, अब थोड़ा सा समझते हैं भाई यह एडजॉर्प्शन हो ही क्यों रहा है। आपने तो नहीं कराया, आप तो नहीं कराते, तो एडजॉर्प्शन जो हो रहा है ये हो ही क्यों रहा है, अब उस चीज को आपको समझना है। तो समझते हैं आपके पास पॉइंट नंबर 1, आपके पास ये एक बहुत छोटे से मॉलिक्यूल को आपने बहुत बड़े लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हो। ये छोटे छोटे आपके पास पार्टिकल है। इन पार्टिकलों में सरफेस कौन सा होगा जी, आउटर बाउंड्री। ये सारी आउटर बाउंड्री के आपके पास सरफेस। अब मैं एक पर्टिकुलर ऊपर वाले एरिया को दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए, हर जगह सेम ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अब आप एक बार एक इस पार्टिकल को, जिसका डायग्राम में दिखा रखा है, इस एक पार्टिकल को ध्यान से देखो। इस एक पार्टिकल पर कितने सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होंगे। क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन तो होती ही है भाई, कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस होता है ना, दो चीजों को जोड़ने वाला आपके पास कोहेसिव, जब किसी के अंदर रहता है आपके पास तो एडहेसिव, जैसे फेविकोल है आपके पास, दो सरफेस को जोड़ देता है। तो ऐसे ही दो पार्टिकल जब आपके एक दूसरे के आसपास में रहते हैं तो उनके बीच में पक्का अट्रैक्शन तो होगी, बिल्कुल होगी।
तो अगर इस एक पार्टिकल को मैंने पकड़ा तो इस पे देखो, ये वाला पार्टिकल भी अट्रैक्शन शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो कर रहा होगा कहीं ना कहीं से, थोड़ी सी ये भी और ये भी। ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि भाई ऊपर तो सरफेस है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, क्योंकि सारे पार्टिकल आपके पास एक ही जैसे, किसी एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हो, तो यहां पर ये और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एग्जैक्ट इक्वल और अपोजिट है, एस कैंसिल आउट। अब ये दो फोर्सेस जो हैं, एक ये वाला और एक ये, इन दोनों का आपके पास, एक ये आपके पास और एक बेटा जी ये, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, यही होगा, इसी के साथ में बिल्कुल कोइंसाइड करेगा। तो आप देख रहे हो सरफेस के ऊपर तो एक इनवर्ड अंदर की तरफ एक छोटा सा फोर्स लग रहा है ना। अब छोटा सा फोर्स लगे तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल यहां कहीं आएगा, कहीं पे भी सरफेस पे, उसकी सरफेस के ऊपर तो एक अंदर की तरफ फोर्स महसूस हो रहा है, तो क्या करेगा, उसको उठा के अपने ऊपर चिपका लेगा। और इसी चिपकाने को ही आपने क्या नाम दिया था, एडजॉर्प्शन। तो बेसिकली आपके पास एडजॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि हमेशा आपके सरफेस के पार्टिकल पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगता रहता है। क्या बल्क में नहीं लगता, नहीं बल्क में नहीं लगता। चेक करो, जैसे ये वाला रेड वाला डायग्राम देखो, इसमें बल्क बना रखा है, यहां पर जो भी इसके बिल्कुल नेबरिंग पार्टिकल्स थे, सभी नेबरिंग पार्टिकल्स आपके पास सारे फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट। चेक करो, यहां पे भी इस एक्सिस पे भी कैंसिल आउट, यहां पे भी कैंसिल आउट, डायगोनल भी कैंसिल आउट सारे। तो यहां पर अंदर की तरफ आपके पास कोई नेट फोर्स नहीं लगता, इसलिए एडजॉर्प्शन आपके सरफेस पे होता है। लेकिन वहां पे होके रुकता तो नहीं है, पार्टिकल जब अंदर की तरफ आएंगे तो ऐसा थोड़ा नहीं, यहाँ पे एक बार पार्टिकल चिपक गए तो फोर्स खत्म हो जाएगा, ये और भी पार्टिकल को खींचेगा, तो हो सकता है वो फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो इन पार्टिकल को अंदर अपनी तरफ इंसर्ट करा ले। एग्जाम्पल देखो ना, जैसे चौक है, चौक को आप पानी के अंदर डुबो, एक बार चौक को आप बोर्ड के ऊपर लिखो, बोर्ड पे लिखोगे तो सिर्फ एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि इतना फोर्स नहीं है कि बोर्ड के अंदर तक घुस जाए। लेकिन अगर आपने उसको पानी के अंदर डाला तो आप क्या चेक करोगे, पहले पार्टिकल आपके चारों तरफ चौक को भिगोएंगे, फिर धीरे 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 अंदर जाना शुरू करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। वो जो धीरे धीरे अंदर जाते जाएंगे वो क्या है, पहले पार्टिकल टकराते रहे, सरफेस पर चौक पे क्या था, इनवर्ड पुल था, उन्होंने अंदर खींच लिया पानी को, फिर जो अंदर चले गए फिर दूसरे वाले और आ गए, फिर तीसरे वाले आ गए, और ऐसे ही आपके पास बिल्कुल बल्क तक पानी पहुंच जाएगा। तो वो जब बल्क के अंदर पानी पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है भाई, एब्जॉर्प्शन। तो समझ में आया एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि भी सरफेस पे हमेशा एक अंदर की तरफ क्या रहता है, पुल रहता है, एक फोर्स रहता है, जिसी को आपने क्या बोल दिया भाई, फिनोमेनन को एड्जॉर्प्शन। अब यहां से दो तीन छोटे छोटे टर्म्स ध्यान देना बेटा, जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के। भाई ये प्रोसेस हमेशा ही एक्सोथर्मिक रहेगी, एंथैल्पी चेंज इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव। दूसरा आपके पास जो यहां पर एंट्रोपी चेंज है वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव। और इसी टाइप से मोस्टली ये रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस भी होगी। कैसे समझते हैं, एक्सोथर्मिक क्यों है भाई आपके पास, भाई पार्टिकल पहले फ्रीली घूम रहे थे, आराम से मर्जी से मजे ले रहे थे, है ना, लेकिन फिर आके क्या हुआ, उनको चिपका लिया किसने, सरफेस ने अपने ऊपर, तो उनकी जो फ्री मूवमेंट थी वो भी घट गई, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी तो सरफेस पे जाके नील हो गई, सरफेस की तो जीरो है ऑलरेडी भाई ऑलमोस्ट, तो भाई क्या है, तो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो हो गया। तो वो जो एनर्जी गई कहाँ गई, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी और इन द फॉर्म ऑफ बोथ, और यही होता है यहाँ पे आपके पास हीट की फॉर्म में वो निकल जाती है। दूसरा आपके पास वो घटती है, क्यों, एंट्रोपी क्यों घट रही है, क्योंकि पहले रेंडमली घूम रहे थे ना भाई, अब वो चिपक गए हैं, अब आपका सरफेस मूव करेगा तो ही वो मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि फ्रीली एक्स पे गए, वाई एक्सिस पे गए, एक्स वाई प्लेन में गए, ना जी ना, अब तो सरफेस मूव करेगा तो वो मूव करेंगे, फ्रीली रेंडमली तो नहीं घूम सकते, और फ्रीली रेंडमली घूमना ही तो क्या कहलाता है, एंट्रोपी। तीसरा पॉइंट, क्या ये रिएक्शन आप कराते हैं, ना जी ना, एड्जॉर्प्शन तो अपने आप होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या हमेशा ही ये आपके पास स्पॉन्टेनियस रहेगी। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तंग कर सकता है, बिल्कुल जी ये स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, कब, जब टेम्परेचर लो है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हुए, अगर आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिए, तो भाई ये रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्यों, बिकॉज आपके पास विद कोजिस, विच कोजिस क्या बेटा, डिजॉर्प्शन, क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझना इस पॉइंट को, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपकी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकती है, आसान है ना भाई, आपके पार्टिकल सरफेस पे आके चिपके हैं, समझो इस चीज को, ये सरफेस पे आके चिपक गए, ठीक है, अब आपने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया,
टेम्परेचर क्या करता है भाई, आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। अब यहां पर तो जस्ट इमेजिन करो आपके पास कोई सॉलिड है, यहां पे सॉलिड क्या भाई, आपके पास बढ़ाते रहो, थोड़ा थोड़ा गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, हल्का 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 हल्का, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई गैस के पार्टिकल्स, ओक्लूजन हो रहा है मान लो, गैस के पार्टिकल को जैसे एनर्जी मिलेगी भाई वो तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा जो इनवर्ड पुल है, कोई बॉन्ड थोड़ा ना बना है, एक अट्रैक्शन फोर्स ही तो था, वो भी क्यों, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल खींच रहे थे, एक हल्का सा अट्रैक्टिव फोर्स था। अरे धूल मिट्टी चिपके होती, फूक मार के भी उड़ा देते हो, फूक मारना इज प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ा के भी क्या दे रहे हो उसको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखती क्या होगा भाई, पार्टिकल छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। अब पार्टिकल छोड़ के भाग गए तो जो एडजॉर्प्शन आपने कराया था, क्या वो एडजॉर्प्शन अब रह पाएगा, नहीं। लेकिन मान लो आपको कराना ही है तो अब आपको अपने पास से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल को चिपकाना है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो पार्टिकल पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी में है, तो क्या वो अपने आप चिपकेंगे, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे भाई, उनको तो जबरदस्ती चिपकाना पड़ेगा। इन केमिस्ट्री जबरदस्ती इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनिटी, अपने आप जो ना हो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हाँ, लो टेम्परेचर पे बिल्कुल आराम से हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 200, 300, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक दे दिया तो भाई पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और वो कभी भी आपके सरफेस पे चिपक ही नहीं पाएंगे, उल्टा डिजॉल्व जो चिपके हैं वो भी सरफेस छोड़ के भाग जाएंगे। सिंपल से एग्जाम्पल है, डोरमेट है भाई, मिट्टी चिपक गई आके, क्या है वो, एडजॉर्प्शन। लेकिन आपने उसको दे डंडा दे डंडा दे डंडा, क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा भाई, छोड़ के भाग जाएंगे पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी जब डंडे से देने से डिजॉर्प्शन हो सकता है, तो टेम्परेचर से दोगे तो भी डिजॉर्प्शन हो जाएगा, तो अपने आप तो नहीं होगा फिर वो, है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भाई एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इनके बीच के डिफरेंसेस की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा छोटा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आराम से बनेगा। एडजॉर्प्शन क्या होगा भाई, एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेशन जो है आपके पास, जो पार्टिकल चिपक रहा है दैट इज एडजॉर्बेट, उसकी सरफेस पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस है सरफेस पे तो आगे चिपका है, और बल्क के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन काफी कम। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या है भाई, सरफेस पे होने के बाद जब वो अंदर जाना शुरू हो गया है, ठीक से टेंडेंसी अच्छी खासी है, तो भाई वो यूनिफॉर्मली जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई 4 पार्टिकल यहाँ पे आ गए लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही पार्टिकल, या मान लो यहाँ पर 7 पार्टिकल आए और यहाँ पे सिर्फ 3 ही पार्टिकल आए, नहीं जी। एक बार जब बनना शुरू हो गया तो हर लेयरिंग में आपके पास जो पार्टिकल की इंसर्शन होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो भाई अब की बार क्या हो जाएगा, एक बार जब आना शुरू हो गया तो हर पूरे बल्क में ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा हर जगह पे। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर तो इनवर्ड पुल था, लेकिन अंदर आने के बाद तो कोई पुल नहीं है, अब तो पार्टिकल आराम से इधर उधर मूवमेंट करेगा। और कब तक, जब तक वो डिफ्यूज होकर हर जगह अपनी कंसंट्रेशन बराबर ना कर ले। आगे ये एक सरफेस प्रोसेस है, सरफेस की प्रोसेस है, ये आपके पास बल्क फिनोमिनन है जो सरफेस पे होने के बाद होती है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद टाइम, भाई एक बार पार्टिकल आके चिपक गए तो ये फोर्स आपके पास इन पे लगेगा, लेकिन ये ऊपर वाले जो पार्टिकल मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उनके ऊपर तो फोर्स ऑटोमेटिक सी बात है थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ऊपर आए तो उनके ऊपर और कम हो जाएगा। तो जो स्पीड है चिपकाने की वो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्यों, क्योंकि सरफेस की पावर घटती जा रही है ना भाई, क्योंकि ऊपर पार्टिकल आगे चिपक गई है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपके पास एब्जॉर्प्शन यानी कि सरफेस पे होने के बाद एक बार अंदर चले गए तो वहां तो कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं, तो वहां पर जो होने की प्रोसेस होगी, पार्टिकल के अंदर जाने की प्रोसेस होगी, वो क्या रहेगी, हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, घटना बढ़ना कुछ नहीं, मोह माया से परे है जी वो तो। नेक्स्ट, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, भाई अकेला एब्जॉर्प्शन हो सकता है, अकेला एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। अकेला एडजॉर्प्शन हो सकता है लेकिन अकेला एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। एब्जॉर्प्शन तब होगा जब पहले पार्टिकल सरफेस पे चिपकेंगे, तब वो जाके अंदर जा सकते हैं। लास्ट भाई आपके पास एग्जांपल्स कितने लिख लो भाई, चौक है, चौक अगर बोर्ड पे लिख रहे तो एडजॉर्प्शन है, और भाई चौक को अगर पानी में रख दिया तो एब्जॉर्प्शन है। तो डे टू डे लाइफ में इतने एग्जाम्पल हैं जितने आप देखते देखते इसके थक जाओगे, लेकिन हाँ टॉपिक ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब इसको नोट डाउन करो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन की क्लासिफिकेशन की। एडजॉर्प्शन की 2 टाइप की क्लासिफिकेशन आप चेक करेंगे, एक क्वालिटेटिव बेसिक्स आपका रहेगा इसमें नेचर या फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच के, और दूसरा रहेगा क्वांटिटेटिव जो डिफाइन नाम से ही है बेटा, क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है,
दो टाइप की एडजॉर्प्शन की क्लासिफिकेशंस होंगी। पहली क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव, क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे डिपेंडेंट, उस पर बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव में दो टाइप के एडजॉर्प्शन रहेंगे, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक नेगेटिव। यहां से क्वेश्चन जनरली नहीं आते, लेकिन फिर भी समझ लो इजी चीज है। मेन पॉजिटिव और नेगेटिव में आपके पास है चिपकने की बात। चिपकना काम किसका है, हु इज गोइंग टू अट्रैक्ट, आपके पास एड्सोर्बेंट, और किसको, एड्सोर्बेट को। अगर एड्सोर्बेट जो है वो आपके सरफेस के ऊपर तो ज्यादा चिपक गया है और अंदर गया कम। जैसे आपके पास यही है बेटा, आपके पास ये एग्जांपल है सिंपल सा, ये आपके पास डस्टर पे ये जो पार्टिकल चिपके हुए हैं आपके पास मार्कर के जो इंक है, वो बेसिकली क्या है, एडजॉर्प्शन ही है। जस्ट इमेजिन करो, जस्ट समझने के लिए, कैसे क्यों दिमाग में ये मत लेके आना, सिंपल सी चीज है। अगर ये पार्टिकल आपके पास सरफेस पे आके चिपक गए ज्यादा और अंदर यहां गए ही नहीं बिल्कुल भी, या ना मात्र के गए हैं, तो आपके पास कौन सा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि भाई एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी है सरफेस पे चिपकाना। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो क्या, ये पार्टिकल यहां तो बहुत थोड़े चिपके अंदर ज्यादा चले जाएं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जैसे होता भी आपके पास इंजेक्शन के टाइम पे, भाई आपके पास जब आप कोई भी चोट लग जाती है तो दवाई लगाते हैं उसके टाइम पे, तो सरफेस पे भी जाती है और अंदर भी जाती है, लेकिन उसका असर सरफेस पे कम और अंदर आपके पास बल्क की सेल्स पे कई बार ज़्यादा होता है। और छोड़ो, जैसे आपके पास जब चोट लग जाती है तो आप मूव वगैरह लगाते हैं या भी आपके पास स्प्रे वगैरह करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, आपके सरफेस के ऊपर जो आपके है वहां पे भी असर होता है और अंदर भी, लेकिन वो अंदर एब्जॉर्ब ज्यादा होते हैं, सरफेस पे कम। तो कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, नेगेटिव। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आपके पास नेगेटिव एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा है, बट बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वो चीज जो पेपर में आनी है, भाई आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस दो टाइप का है। एक है आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरा है आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन यहां बना रखा है, दो केमिकल भी मैंने लिख दिया बेटा, नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, टाइम थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगर आपको फिजिकल समझ में आ गया तो केमिकल समझना ही नहीं है। दूसरा, प्लीज रटे नहीं, इसको समझे। अगर आपने समझ लिया ना बेटा, देखो मैंने नंबरिंग दे रखी है चीजों को समझाने के लिए और बहुत आसान है, तो समझते चलेंगे तो चेन के साथ चेन जुड़ती चली जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो नाम क्या है इसका, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, संधि कर दी बेटा, ये संधि हमेशा चलती रहेगी आपके साथ, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन दोनों बन गया फिजियोजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से फिजियोजॉर्प्शन बन गया है। और तीसरा इसका नाम है वंडरवॉल एब्जॉर्प्शन। अब यहीं से शुरुआत करते हैं। वंडरवॉल क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेज ही होते हैं बेटा आपके पास, कई टाइप के होते हैं आपके पास, टोटल 5 टाइप के होते हैं, पर बेसिकली ये आपके मोमेंटरी फोर्सेज हैं जो एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में भी तो होना है, पार्टिकल को चिपकना किस पे, सरफेस पे। तो वंडरवॉल एब्जॉर्प्शन कैसे है भाई, आपके पास बहुत हल्के फोर्स है, तो यहीं से शुरुआत होगी। ये एब्जॉर्प्शन हुआ ही क्यों है, क्यों, क्योंकि भाई आपके पास वंडरवॉल फोर्सेस थे जो यूनिवर्सल है, हर एक चीज में होते हैं, और कुछ नहीं, लंदन फोर्सेस तो यूनिवर्सल होते ही होंगे हर हाल में होंगे। तो भाई ये भी वैसे ही है कि ये किस वजह से आपके पास वंडरवॉल एब्जॉर्प्शन नाम दिया, क्योंकि इनके अंदर जो फोर्सेस थे बेटा, वो फोर्सेस कैसे थे, वंडरवॉल बॉन्ड्स थे। वंडरवॉल बॉन्ड तो बेटा बहुत वीक है ना, वीक है तो मतलब आपने इन पार्टिकल को यहां चिपका दिया, बिल्कुल चिपक गया, अगर आप इसको धोगे तो यह साफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, दोबारा से करोगे तो फिर से लग जाएगा, हाँ जी। तो पार्टिकल, ये जो वंडरवॉल एब्जॉर्प्शन है ये आपके पास कैसा है, रिवर्सिबल, मतलब आपके पास एब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन कराते रहो, बार बार कराते रहो, होता रहेगा। क्लास में कराया आपने, डस्टर से आप बोर्ड को साफ करते हैं, चौक लग जाता है, फिर डस्टर को झाड़ देते हैं, तो क्या हुआ, और फिर से करते हैं तो फिर से हो जाता है। तो ये कैसी प्रोसेस आपके पास है, रिवर्सिबल, कौन सी, वंडरवॉल वाली। लेकिन जस्ट इमेजिन, ये जो आपके पास फोम है और ये जो आपके पास क्या लकड़ी है, इन दोनों के बीच में तो एब्जॉर्प्शन है, किसने कराया, फेविकोल ने, जिससे चिपका रखा है, तो वो भी क्या आपके पास टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन ही है। कौन सा, थोड़ा केमिकल टाइप का, क्योंकि ये जो वो चीज है वो इन दोनों के बीच में केमिकल टाइप की इंटरेक्शन बना देती है। तो वहां पे तो आपने झाड़ा, डिजॉर्प्शन, दोबारा से किया, एब्जॉर्प्शन, दोनों प्रोसेसेस अपोजिट हो सकती है आराम से, तो भाई वो रिवर्सिबल है, हो सकता है आराम से। लेकिन अगर मान लो आपने इसको फाड़ दिया और फिर लाके को जा भी चिपक जा, क्या हो जाएगा, क्या, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। एक बार अगर आपने बॉन्ड जो इंटरेक्शन थी उनके बीच की, केमिकल बॉन्ड जो था वो तोड़ दिया, तो दोबारा से सारे वही फैक्टर लाने पड़ेंगे तब जाके होगा, इसमें तो कोई फैक्टर ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो ये कैसी आपके पास वीक थी तो रिवर्सिबल है, जल्दी बन भी जाएगी, दोबारा फिर से टूट जाएगी। अब रिवर्सिबल है क्यों, क्योंकि फोर्स वीक थे, और ये फोर्स क्या पर्टिकुलर एक सब्सटेंस पे होंगे,
नहीं भाई, ऐसा थोड़ा नहीं एडजस्टर सिर्फ और सिर्फ भाई मार्कर को साफ करेगा, ना जी ना। ये आपके पास धूल मिट्टी को भी साफ कर सकता है भाई, ये आपके पास चौक वाले को भी साफ कर सकता है, करते तो हैं। तो भाई ये कैसा आपके पास यूनिवर्सल है, हर जगह पे हर चीज पे ये चीज पॉसिबल होगी, आराम से होगी। यूनिवर्सल मतलब भाई नॉन स्पेसिफिक है, किसी पे भी हो सकता है, कोई स्पेसिफाई थोड़ी ना उस पे ही होगा उस पे जाके नहीं होगा, दैट्स इट भाई। नेक्स्ट मल्टी लेयर्ड है, आपने एक बार मिटवाया, एक लेयर आ गई, फिर दूसरी बार इरेज करते हैं, सेकंड लेयर आ जाती है, तीसरी बार इरेज करते हैं, थर्ड लेयर आ जाती है। कैसा है क्या, उसके बाद लेयर आनी बंद हो जाती है, एक लेयर आने के बाद फर्दर लेयर बन ही नहीं सकती, बिल्कुल ना। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको चिपका रहे थे, केमिकल टाइप का बॉन्ड बना रहे थे, तो एक बार चिपक गया, अब आप कहोगे नहीं सरफेस पे फिर से चिपकाऊंगा एक लेयर और, नहीं होगा ना, क्योंकि अब तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड टाइप का फोर्स बन गया। तो भाई अब तो चिपकाओगे, तो अब तो नहीं चिपक सकेगी, चिपक गया ना। अब कहोगे एक लेयर और बनाओ, तो वो इसके ऊपर बनेगी, इस पर तो नहीं बन सकती ना, है ना। एक बार सरफेस पे चिपक गया, केमिकल टाइप का बॉन्ड बन गया, तो फिर आपके पास सरफेस बचता ही नहीं है, नहीं बचता तो उसके पास दूसरी लेयर बनानी पॉसिबल नहीं होगी। मैं फिजिकल और केमिकल दोनों साथ साथ में समझा रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर आपके पास एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार लेयर आराम से बनती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक लेयर बन गई, उसके बाद दूसरी लेयर नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट भाई, इनको होने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, हर एक रिएक्शन होने के लिए आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना होता है। तो इसका जो बैरियर है वो बहुत थोड़ा है, अरे फोर्स वीक है ना, बहुत हल्का है इसका बैरियर। भाई केमिकल रिएक्शन है ये तो ऑलमोस्ट, तो इसका बैरियर काफी हाई रहेगा। भाई बैरियर हल्का है तो ऑब्वियस बात है, जब रिएक्शन हो रही होगी, रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो देगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और एंट्रोपी, वट एवर इट इज, वो बहुत थोड़ी रहेगी, 20 से 40। माइनस तो डिफाइन करता है एक्सो है, पर मोल, पर मोल पे सिर्फ 20 से 40 यूनिट ही निकलेंगी। लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी हाई रहेगी, यहाँ पर तो आपके पास 60 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल तक अप्रोक्सीमेट, जहाँ पे खत्म होता है वहां से तो शुरू होती है, कहाँ -40 से ऑलमोस्ट -240 किलो जूल तक इसकी वैल्यूज लाई करती है। नेक्स्ट भाई, ये लो टेम्परेचर्स पे भी हो जाती है, ऐसा थोड़ा ना सर्दियों में आपके पास चौकसी मिटाते हो तो नहीं मिटता है ना, सर्दी हो गर्मी हो किसी टेम्परेचर पे कराओ आपके पास ये चीज़ हो जाती है। हाँ, ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा या शायद ना भी हो, लेकिन हाँ कम टेम्परेचरों के ऊपर तो आराम से हो ही हो जाएगी। लेकिन ये कंपेरेटिवली, क्योंकि बॉन्ड बनाना है ना, तो इसको कराने के लिए कंपेरेटिवली बेटा जी आपको टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये थे आपके पास फिजिकल और केमिकल, एक बार ध्यान से देख लो। उसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस थे तो इसलिए उसका नाम वंडरवाल एड्जॉर्प्शन था। वो आपके पास रिवर्सिबल है, क्या चिपका सकते हो फिर से डिजॉल्व कर सकते हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वो यूनिवर्सल भी है क्योंकि भाई सबके अंदर पॉसिबल है, कौन सी, फिजिकल वाली, इसमें बहुत सारी लेयर बनती है फिजिकल वाली में, इसको होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत थोड़ी चाहिए, और ये एनर्जी भी काफ़ी कम रिलीज करती है एब्जॉर्प्शन के बाद, और ये कम टेम्परेचर पे होती है। वहीं अगर आप केमिकल वाले की बात करो तो उसके अंदर आपके पास वंडरवाल जैसे कमजोर नहीं, केमिकल बॉन्ड जैसे फोर्सेज हैं, मतलब आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, इस टाइप के स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं उसके अंदर। केमिकल बॉन्ड बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, केमिकल बॉन्ड जैसे फोर्सेज हैं, वो इरिवर्सिबल है। एक बार होगी तो भाई दोबारा से सारी कंडीशन दोगे तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि हर कोई हर किसी को कर सकता है, नहीं भाई, इनको कराने के लिए एक स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट के ऊपर स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट ही चिपकेगा, ऐसे नहीं कि गहरा गहरा किसी को भी चिपका दो। ये यूनिलेयर्ड है केमिकल वाली, एक लेयर बन गई तो उसके बाद आपके पास फर्दर लेयर नहीं बनेंगे। इसके अंदर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हाई रहेगी, इसकी एंथैल्पी रिलीज जो है, जो ये एनर्जी देगा वो भी बहुत हाई रहेगी, कितनी, -60 से -240 तक। और भाई ये जहां लो पे हो रही थी, इसको होने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचरों की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन की। अब बेटा जी आज का लास्ट पोर्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। 4 फैक्टर्स हैं, बिल्कुल सिंपल से, सरफेस एरिया, प्रेशर, नेचर ऑफ द गैसेज, ऑब्वियसली ज़्यादा गैस का ही पढ़ना आपको, और लास्ट में टेम्परेचर। तो सबसे पहले वाले फैक्टर को उठाते हैं, सरफेस एरिया। यार एड्जॉर्प्शन चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, होना कहाँ पे है, सरफेस पे। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, जितना सरफेस ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियस है एड्जॉर्प्शन चाहे फिजिकल और चाहे केमिकल दोनों ही ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर बेसिकली क्या है, आप किसी चीज़ को दबा रहे हो, मान लो भैया आपके पास ये पार्टिकल, आप इसको इसके अंदर जितना ज़्यादा दबाओगे ऑब्वियस बात है इसके अंदर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंसर्ट होगा। अरे बोर्ड को भी एक तो आप हल्के हाथ से इरेज करते हो, तो सर उसको आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड से
स्टूडेंट है, कभी ना कभी आपने किया होगा। स्ट्रॉन्ग ऐसे करते हो तो आप देखते हो कि भाई आपके पास डस्टर के ऊपर जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा अटैच होते हैं ना, तो प्रेशर जितना ज़्यादा लगाओगे, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल, आपके पास एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये आपके पास पहले आता भी था कि भाई आपके पास दो सिमिलैरिटी बताओ फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में। भाई डिसिमिलैरिटी तो सारी है, 7 पॉइंट लिखे थे अभी आपने, लेकिन दो सिमिलैरिटीज क्या है, बड़ी सिंपल सी, भाई दोनों ही सरफेस एरिया के साथ बढ़ती हैं, और फिजिकल और केमिकल दोनों ही एड्जॉर्प्शंस आपके पास क्या होती है, आपके पास प्रेशर पे भी इंक्रीज होती है। ये दो सिमिलैरिटीज हैं। अगला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से, भाई नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पार्टिकल्स की जितनी ज्यादा बीच के फोर्सेस होंगे, जैसे 3 गैसेस दे रखे बेटा आपको, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम या नियोन, इस टाइप से। तो पार्टिकल अगर आप देखोगे एक अमोनिया मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ वाया हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, थोड़ा ठीक ठाक सा अट्रैक्शन है ये। SO2 और SO2 के बीच में आपको पता है भाई यहाँ पोलैरिटी आती है थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट की वजह से, तो यहाँ पर भी आपके पास एक हल्की सी अट्रैक्शन आती है, हल्की सी पॉजिटिव नेगेटिव में, दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड से हल्की सी वीक रहेगी क्योंकि डाइपोल है भाई आपके पास, तो हल्की सी अट्रैक्शन रहेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं है, पार्शियल है। जबकि हीलियम और नियोन की आप बात करोगे, ऑक्टेट इनका पूरा है, पूरी तरीके से एक दूसरे से नट रहेंगी, तो इनके पार्टिकल हीलियम और हीलियम, नियोन, इनके बीच में कोई किसी टाइप का फोर्स नहीं रहता भी तो बहुत थोड़ा कोई लंदन फोर्स रहता होगा जो सबसे वीकेस्ट है। तो नेचर से कहने का मतलब है कि आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड कैसे हैं, ठीक है। अब वहीं से आता है, आपकी गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, गैसेस को लिक्विफाई करना उतना ही ज्यादा आसान रहता है। लिक्विफाई मतलब भाई आप उसके फोर्सेस को बीच में जोड़ जोड़ के क्या करते हो, गैसेस से आप उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आते हो, है ना। तो और जितनी गैस इजीली लिक्विफाई हो पाती है, मतलब उसके बीच के फोर्स उतने अच्छे हैं, इसका मतलब वो दूसरी चीज पे चिपकने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा रखेगी, क्योंकि भाई जब उसके खुद के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेज अच्छे हैं तो भाई वो आपके पास जो एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर भी उसकी चिपकने की नेचुरल सी बात है, क्योंकि उसमें फोर्स तो है ही, तो उसके सरफेस पे भी चिपकने की टेंडेंसी क्या रहेगी, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब इसी से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर जो जुड़ता है हर एक एग्जाम में, आप उठाओगे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, क्या जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है, किसी भी गैस की वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाने की जो टेंडेंसी है, उसको डायरेक्टली डिपेंडेंट पता चलता है किससे, वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है भाई, आपके पास द टेम्परेचर एट विच गैस क्या भाई किस में कन्वर्ट हो जाए आपके पास, लिक्विड में, वो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन आपके पास। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके बाद किसी भी गैस के ऊपर आप कितना ही टेम्परेचर घटा लो, कितना ही प्रेशर लगा दो, उसके बाद भाई वो गैस फर्दर और ज़्यादा लिक्विड नहीं बन पाती, ठीक है जी। वो टेम्परेचर जिसके बाद आपके पास गैसेस फर्दर कितने प्रेशर लगाने के बाद भी लिक्विफाई ना हो पाती हो, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, TC, टी सबस्क्रिप्ट में C। जैसे आपने अभी भी एक और टर्म देखा था, जैसे EA एक्टिवेशन एनर्जी, E और A डिफाइन करते हैं एक्टिवेशन को, ऐसे क्या है T सबस्क्रिप्ट में C, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो भाई ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, इसका मतलब भाई आपके पास गैस की लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज्यादा। और भाई यहां से दोनों चीजों को जोड़ोगे तो आप कहोगे भाई जितना ज्यादा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, मतलब एड्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो ऐसे 4 गैसेस दे दी जाए आपको और इनकी TC भी दे दी जाए आपको, ठीक है, तो वैसी बात इसका TC मैक्सिमम रहेगा, इनके TC मान लो 3 दे दिया आपको, इसका TC क्या रहेगा आपके पास मैक्स, और इसका TC क्या रहेगा आपके पास मिनिमम रहेगा। तो भाई आपको TC की वैल्यू दे दी जाए या हाइपोथेटिकल गैस दे दी जाए A B C, A का मैक्स है आपके पास, C का मिन है, तो किसकी लिक्विफाई या किसकी एड्जॉर्प्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, तो सीधी बात है भाई जिसमें मिनिमम है उसका एड्जॉर्प्शन भी मिनिमम रहेगा, और जिसमें मैक्सिमम है उसका एड्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम रहेगा। लास्ट है आपके पास है टेम्परेचर, यहां वेरिएशन आएगी जी, अच्छी खासी आएगी। आपने अभी अभी देखा था आपकी प्रॉपर्टीज में, टेम्परेचर बढ़ने पर आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन घट जाता है, उल्टा मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के भाग जाते हैं, दैट इज डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। जबकि केमिकल में उल्टा है, केमिकल में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बॉन्ड बनता जाता है, और वो एनर्जी जो उसको टेम्परेचर फॉर्म मिलती है वो उसको एज एक्टिवेशन एनर्जी यूज करता है। आपने देखा ना, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए जिसका क्या नाम है, एक्टिवेशन एनर्जी, और वो कहां से आती है बेटा आपके पास, टेम्परेचर से। लेकिन क्या हमेशा नहीं जी,
बढ़ती रहेगी, बॉन्ड बनते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब वो बॉन्ड उल्टा टूटने शुरू हो जाएंगे। तो केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है एक लिमिट तक, लेकिन उसके बाद वो भी आपका टेम्परेचर के साथ घटना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ एडजॉर्प्शन आपके पास मेन सा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन एडजॉर्प्शन से हमेशा आता है, क्या आपके पास ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कोलोइड्स उसके साथ शुरू करेंगे। थैंक यू।